Welcome back. We are speaking to Amit Shah, who is, of course, giving us a detailed account of how he's been targeted politically by the UPA government. Amit Shah जी, आपने कहा politically target आप हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है आपको उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया, तो इसलिए बनाया गया कि एक किस्म की कम्युनल पोलराइजेशन हो, और ये पोलराइजेशन जो है ये मोदी जी के लिए बहुत अच्छी साबित होगी, ज्यादा सीटें आएंगी। इस चार्ज को आप कैसे फेस करते हैं? देखिए, कम्युनल पोलराइजेशन का जहां तक सवाल है, मेरे जाने से पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश को कम्युनली पोलराइज कर चुकी है। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव चल रहा था विधानसभा का, तभी माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन की बात कर पूरे उत्तर प्रदेश को कम्युनली पोलराइज कर दिया गया है। एक बात, सरकार बनने के बाद भी जो अपीसमेंट, माइनॉरिटी अपीसमेंट की थियरी पर मुलायम सरकार आगे बढ़ रही है, उससे उत्तर प्रदेश को कम्युनल पोलराइज होने के अलावा और कोई परिणाम नहीं आने वाला है। तो आप कहते हैं ये आपकी वजह से नहीं हुआ? मेरे जाने से पहले से प्रक्रिया ऑलरेडी बहुत तेजी से चल रही है। तो आप घी लेकर पहुंचे। आप जब पहले उत्तर प्रदेश गए, आप अयोध्या गए, आपने अयोध्या में कहा पर्सनल प्रेयर करके आया हूं कि यहां मंदिर है। जी, मैंने व्यक्तिगत, मैंने पर्सनल प्रेयर किया। माना पर्सनल प्रेयर जी, लेकिन दुनिया आपको किस नजर से देखती है? दुनिया आपको देखती है बीजेपी के नेता जो नरेंद्र मोदी के राइट हैंड मैन हैं और उत्तर प्रदेश के खास इंचार्ज बनाए गए हैं। आप पर्सनल प्लेयर करके एक ऐसा अपना वक्तव्य देते हैं, आपको नहीं लगा उस वक्त कि इससे बीजेपी के एजेंडे का ज्यादा एहसास होगा लोगों को, बजाय इसके कि आपका ये पर्सनल प्रेयर देखा जी नहीं, क्योंकि मैं जब अयोध्या गया उसके 3 दिन पहले मेरे साथ ही में बैठकर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट किया था कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा नहीं है। आप समझ लीजिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा नहीं हूं। तो आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना, जब अमित शाह जी, जब आप फेस ऑफ उत्तर प्रदेश बीजेपी के बन गए, तो आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना पार्टी की प्रार्थना होती है। इसमें दो राय कैसे हो सकती है? ऐसे नहीं होता है। मेरा व्यक्तिगत जीवन अलग है। अमित शाह जी, एक और सवाल है, ये मुजफ्फरनगर का जो एक वाकया हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसमें माना जाता है कि बीजेपी के एमएलएज को आपकी शय थी। बीजेपी के एमएलएज ने वीडियो सीडी बांटे, इससे लोगों के पैशंस बढ़ाए वहां पर, और वहां की जो एटमॉस्फेयर में कम्युनलिज्म का पूरा एक फ्लेवर डाल दिया, उससे कितने लोगों की जानें गई। इसमें कहीं ना कहीं आप बीजेपी को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से पूरे मीडिया के लोगों को प्रार्थना करना चाहता हूं कि मीडिया के सभी लोग मुजफ्फरनगर की घटना को जरा डिटेल स्टडी करें। अगर मुजफ्फरनगर में जो 2 लड़कियों के साथ छेड़खानी करी गई थी, वो उस वक्त पुलिस अगर प्रॉम्प्ट एक्शन लेती तो ना रोज भी होना था, ना कोई मीटिंग होनी थी, ना क्लिपिंग्स जाने थे, ना कुछ होना था। और जहां तक संगीत सोम पर मुकदमे का सवाल है, ये अभी पुलिस का आरोप है, कोई कायदे की अदालत में सिद्ध नहीं हुआ। एक बार कायदे की अदालत में जाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कितना फर्जी मामला बनाया है। चलिए, मुजफ्फरनगर की घटना छोड़ दीजिए। सपा की सरकार आने के बाद 1-1.5 साल के समय में 90 जगह पर कम्युनल टेंशन हुए। वहां किसी ने क्लिपिंग्स भेजे थे क्या? मगर पुलिस एक तरफा कार्यवाही करेगी तो दूसरी छोर का गुस्सा सरफेस पर आएगा ही आएगा और कम्युनल टेंशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये जो आपने बात कही दूसरी छोर का गुस्सा, ये छोरों की राजनीति कब तक चलेगी? मुस्लिम वर्सेस हिंदू, ये कब तक हम बढ़ाते रहेंगे? अगर पुलिस भेदभाव नहीं करेगी तो अपने आप ही राजनीति बंद हो जाएगी। अगर पुलिस भेदभाव करेगी तो इस राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। अमित शाह जी, एक सवाल ये है कि इशरत जहां केस के चार्जशीट जमा होने में एक क्वेश्चन मार्क सा हमेशा रहता है अमित शाह के नाम के आगे कि आपका नाम इस चार्जशीट में होगा या नहीं। क्या आपको इसकी चिंता रहती है? जरा भी चिंता नहीं रहती। देखिए, कोई भी मामला अगर फर्जी तरीके से दायर करता है तो कानून की अदालतों में ये लंबे समय तक टिकता नहीं है। लंबे समय तक ना टिके, लेकिन अगर चार्जशीट में नाम आता है तो आपकी राजनीतिक कैरियर का क्या होगा? नाविका जी, मैं जमीनी तौर पर मजदूरी करने वाला
और स्ट्रेटेजी बनाकर लड़ाई लड़ने वाला कार्यकर्ता हूं। मैं अगर मगर मैं कभी नहीं जीता, जो होगा वो देखा जाएगा। अभी मेरा दायित्व है कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना, और मेरा पूरा ध्यान अभी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने में लगा है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि ये जी। एक चुनौती है आपके लिए और भारतीय जनता पार्टी की। जी धन्यवाद। In Ahmedabad's political circles, Amit Shah is seen as the man who hardly ever speaks or reveals anything about himself, or the man he's seen extremely close to, Narendra Modi. But we cajole him into giving us a few rare insights into Narendra Modi's life and persona. अमित शाह जी, लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी है इस बात को लेके कि कोई व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी को जानता नहीं है। आपने उनके साथ बहुत काम किया है। आप क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी एक राजनीतिक करियर से हट के पर्सनल लाइफ में कैसे आते? देखिए, नरेंद्र मोदी मीन्स बिजनेस। उसके पास से आप काम के अलावा कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। व्यक्तिगत तौर पर बाहरी दिखावा आपको जो लगता हो, मगर बहुत सादा इंसान है। सादगी इसके जीवन में बहुत अहम रोल रखती है, और इसके इर्द गिर्द कभी भी वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग दिखाई नहीं पड़े 12 साल के शासन के बाद भी। अमित शाह जी, एक सवाल ये भी उठता है कि आप उनके साथ मंत्रिमंडल में रहे हैं, तो उनका हमेशा कड़क स्वभाव रहता है कि कभी कभी हंसते भी हैं, कोई चुटकुला भी सुनाते हैं, कोई मजाक की बात भी करते हैं? नहीं, जब काम की बात होती है तब इसी तरह का स्वभाव रहता है, मगर व्यक्तिगत तौर पर बड़ा रुजु व्यक्ति है। और काम का जो फोर्स है उसमें वो फोर्स का मूल कारण लोगों के प्रति संवेदना है। आपकी आपस में किस मुद्दों में चर्चा होती है? कैसे, क्या वो आइडियाज के लिए ओपन रहते हैं कि सारे आइडियाज क्या लोगों से लेते हैं? कितने ओपन हैं? देखिए, समस्याओं के समाधान और पॉलिसी मेकिंग के लिए नरेंद्र मोदी जितना ओपन लीडर आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी मसला हो, इसके समाधान के लिए काफी लोगों से वो कंसल्ट करते हैं, और बड़े खुले मन से कंसल्टेशन होता है। आजकल जैसे एक तरह से रोज रैलीज का दौर चल रहा है, एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का दौर चल रहा है। अपने मन से कुछ करते हैं कि हर चीज तय होती है एक स्ट्रैटेजी के तहत? नहीं, पार्टी जो योजना बनाती है योजना में वो होते हैं, मगर जब योजना बनती है तब वो स्वाभाविक रूप से वो भी एक सदस्य होते हैं योजना बनाने की टीम के, तो उनका जो सुझाव होता है वो उसी वक्त आ जाता है। मगर एक बार योजना बनने के बाद वो डिसिप्लिन सोल्जर की तरह पार्टी की योजना के दायरे में रहते हैं। एक उनके पर्सोना से बहुत अलग सोशल मीडिया में उनका नाम कांग्रेस पार्टी ने दिया है, फेंकू कहा है उन्हें। कंपेयर करते हैं जब राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है। देखिए, मैं आंकड़ों की बातों में नहीं जा सकता, मगर मेरा एक ही कहना है कि मोदी का जो दावा है उसको गुजरात में उतरते ही, एयरपोर्ट से उतरो, ट्रेन से उतरो या बस से उतरो, उतरते ही अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो कांग्रेस सच बोलती है, वो मान लीजिएगा। मगर उतरने के बाद अगर लगता है कि गुजरात में परिवर्तन हुआ है तो आंकड़ों में मत जाइए, मोदी की बात को मान लीजिए। And that's the real hope that the BJP has, that it crosses the magic 200 figure, and if it does so, then clearly it is going to be Narendra Modi as the prime ministerial candidate of the BJP. The BJP gung-ho and people like Amit Shah working with Narendra Modi, absolutely working to a plan. Whichever way you look at it, Amit Shah is somebody who divides the world into supporters or haters. If you hate him, you will believe his defense of his involvement in encounters is hollow. But if you are a supporter, the man has spoken from his heart for the first time. The judgment is yours. This week we brought you controversy's favorite child, Amit Shah, on The Real Politics. Next week, another political personality and the stories around him.